वाहेगुरु जी तो का मुझे खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज के खास प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं परिचय करा दूँ। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह साहब, पूर्व जी एडीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़े हुए, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। टीआर खुंटे साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। हमारे साथ उड़ीसा से रूपसा जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस खास प्रोग्राम के स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज के इस एपिसोड को सौजन्य किया है। और मेघराज जी का वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनका भी हम शुक्रिया करते हैं। और आज के इस प्रमुख चर्चा पर हमारा जो आज का विषय है, भारत में लोकतंत्र को कैसे बचाएं, संविधान को कैसे बचाएं। और जो भारत में बहुसंख्यक समाज है, 85% मूल निवासी के बहुजन समाज के जो लोग हैं, इस लोकतंत्र को, भारतीय संविधान को किस हद तक जानते और समझते हैं, और हमारा हक अधिकार क्या है, इस पर आज की प्रमुख चर्चा होगी। तो मैं सबसे पहले बृजेंद्र सिंह साहब के पास इस सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। भारतीय संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया है, और ये प्रेम्बल में भी हमें बहुत सारे राइट दिए हुए हैं। तो लोकतंत्र के संदर्भ में जिस ढंग से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस पर आज का हमारा जो प्रमुख डिबेट है, मैं बृजेंद्र सिंह साहब के पास पहली सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। आप बृजेंद्र सिंह साहब, लोकतंत्र जिस ढंग से भारत देश के अंदर में जो चल रहा है, जो शासन तंत्र में लोग लोकतंत्र को लागू कैसे कर रहे हैं, इस संदर्भ में हम आपकी थोड़ी व्याख्या स्वरूप आपके सवाल जानना चाहते हैं, बृजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। ये ये वास्तव में सच्चाई ये है कि ये संविधान कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गले की हड्डी बन गया है। जी। वो लोग जिन्होंने सामाजिक न्याय से वंचित किया है देश की 90% जनता को, क्योंकि ये संविधान सामाजिक आर्थिक न्याय देने की बात करता है, जो कि मुख्य मकसद है इस लोकतांत्रिक संविधान का। अगर किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है तो उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। तो ये संविधान का जो हमारा मुख्य मकसद है, आपने देखा जब लोगों ने ये डिमांड की कि हमें भागीदारी मिले, सामाजिक न्याय का मतलब है भागीदारी लोगों को मिले, और भागीदारी किसको नहीं मिल रही है? जिन्हें आप ओबीसी कहते हैं, जिन्हें आप दलित वर्ग के कहते हैं, वो करीब करीब इस देश में 90% लोग हैं। तो जब उन्होंने भागीदारी की मांग की, तो मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन तो लागू नहीं हुआ, एक कमंडल जरूर आ गया, और वो जो पूरी राजनीति मंदिर मस्जिद में बदल गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और मैं कई बार कह चुका हूँ, कि ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये उस गोबर के ढेर पर उठाया गया है, जिसको कि वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, सीधी भाषा में जिसे जातिवाद कहते हैं। दोनों विपरीत चीजें हैं। जातिवाद के रहते हुए सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता, सामाजिक न्याय के रहते हुए जातिवाद नहीं, जिंदा नहीं रह सकता। अब क्योंकि जातिवाद सांसें आखिरी गिन रहा है, जातिवाद को चुनौतियां दी जा रही हैं, तो वो लोग जो कि सामाजिक न्याय से करोड़ों करोड़ लोगों को वंचित रखा है, अब वो ऐसा लगता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता में, चाहे वो मीडिया के जरिए आए, चाहे अपराधियों के जरिए आए, चाहे वो दंगे करा करके आए, चाहे जिस भी तरीके से पूंजीपतियों से मिलकर के आए, वो सत्ता में इसलिए रहना चाहते हैं कि उनका मकसद ही उस मुख्य बात को डिनाई करना है, जिसमें कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, यानी उनकी भागीदारी मिले। हमसे लोग जब कहते हैं कि देखिए लोग जातिवाद करते हैं, लोग लोग ऊंच नीच फैलाते हैं, छुआछूत करते हैं, तो ये बाबा साहब ने भी ये कहा था, भाई जब कहते हैं कि देखिए लोग जातिवाद करते हैं, लोग लोग ये ऊंच नीच फैला छुआछूत करते हैं, हो रही है आवाज रिपीट हो रही है जी। पता नहीं सर, तो खास मेघराज बात जी। ये हमारा हमारा ये कहना होता है कि आप आप छुआछूत करते हैं, आप ऊंच नीच फैलाते हैं, आप जो चाहें सो करिए, लेकिन हमारी भागीदारी हमको दीजिए। उस भागीदारी पे समझौता नहीं हो सकता, और उस भागीदारी में भी सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य और आवासीय सेवा, कि एक स्वस्थ वातावरण में लोग रहें, उनको मिनिमम उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए, और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो बुनियादी चीजें हैं ये भी व्यापारियों के हाथ में सौंपी जा रही हैं। तो ये एक गंभीर स्थिति है। इसको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, उन लोगों को जो कि वंचित हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि जो जो पूंजीपति और जो राजनेता हैं जो कि सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते, अब वो मीडिया के जरिए या और तरीकों से वो उन लोगों को हमेशा के लिए आगे भी वंचित करना चाहते हैं। और अब उनके सामने और कोई तरीका नहीं रहा है सिवाय इसके कि संविधान को ही हटा दिया जाए। तो ये एक गंभीर स्थिति है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जी, जी, बहुत शुक्रिया। आपने भूमिका के तौर पर आज के इस सवाल को बहुत अच्छे से आपने कहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले सवाल को लेकर टी.आर. खुंटे साहब के पास जाना चाहूँगा। खुंटे साहब, आपने भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसके बारे में आपको बखूबी जानकारी है। तो जिस ढंग से विजय सिंह साहब ने अभी अपनी बातों में कहा है, आप इस बाबत आप अपनी विचार लोकतंत्र के माध्यम से जिस ढंग से भारत की इस वर्तमान परिस्थितियों में जो नज़र आ रही है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? टी.आर. खुंटे साहब, अपनी आवाज़ को म्यूट करें। खुंटे साहब, अपनी आवाज़ को म्यूट करें। अच्छा, हाँ, अब ठीक है। जी। तो मैं ये कह रहा था, संविधान के निर्माता मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लागू होना था, उसके पूर्व संध्या में जो खतरा है, उसको उन्होंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास में प्रवेश करने जा रहे हैं। विरोधाभास में प्रवेश करने, जहां राजनीति में एक आदमी का एक वोट होगा और एक वोट की एक कीमत होगी, और लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ये गिराए जाते रहेंगे। ये उन्होंने खुद कह दिया था। अगर जो इस व्यवस्था में अगर नहीं बदलाव लाया गया, तो जो इस व्यवस्था के शिकार लोग हैं, वो इसको जिस संविधान को हमने बड़े मेहनत से तैयार किया है, तो जो शिकार लोग हैं वो निश्चित रूप से ध्वस्त कर देंगे। ये उन्होंने कहा है। ये बहुत ही प्राइमरी चीज है जिसको हमें समझ लेना होगा। अब हम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अभी भी गैर बराबरी यथावत है। क्यों का क्यों है? उन्होंने व्यवस्था को लागू हुआ कर रखा है। मनुवाद खत्म हो चुकी है। मनुवाद का नियम बाबा साहब ने खुद जला दिया था और मनुवाद को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली मनुवाद अभी भी लागू है। उसका कारण जिसका लाभ लेकर वो मनी, मीडिया और माफिया के सहारे, ये तीन उनके अस्त्र हैं, मनी, मीडिया और माफिया। ये तीनों अस्त्र के सहारे वो पूरा समाज पे, पूरा राजनीति पे नियंत्रण किए हुए हैं। पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर, सत्ता का केंद्र पर नियंत्रण करने के लिए तीन चीजों का पे उनका पूरा नियंत्रण है: मनी, मीडिया और माफिया। अब तो अभी भी चल रहा है माफिया। अब तो अभी देख रहे होंगे लखीमपुर है, ये माफियाओं का गैंग है। वो मंत्री बोलता है कि मुझे याद करो, वो दिन याद कर लो, है? तो वो मंत्री अगर इस तरह का भाषा बोलता है और संविधान में बैठे हुए लोग, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग इसका रिकॉग्निशन नहीं लेते, कॉग्निजेंस नहीं लेते, इसका मतलब उनका पूरी तरह से सहमत है, उनका सहमति है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी आज का समस्या बना हुआ है। दूसरी चीज, वोट का अधिकार मिला। पहले तो लूटते रहे, वोट को छीनते रहे। बैलेट पेपर था तो बैलेट पेपर को छीनते रहे, वोट लोगों को डालने नहीं देते थे। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, बहुजन समाज आया और लोग जागरूक हुए और लोगों ने अपना वोट देना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया, वोट देने के लिए खड़े होना शुरू किया। तो उसके लिए उनको तकलीफ हो गई, तो उन्होंने फिर अभी ईवीएम ले आए। ईवीएम ऐसा मशीन है कि जिसमें आप वोट दो चाहे मत दो, आप कुछ भी किसी को वोट दो, आपका रिकॉर्ड में जिसको जाना है वो, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आज जो भी सरकार, मैं ये खुल के कहना चाहते हैं, आज सरकार जो बैठी हुई है
अगर वो जनता द्वारा चुनी होती तो जनता का डर होता। मशीन से चुना हुआ है, इसीलिए उसको मशीन से कोई डर नहीं, मशीन से तो कोई डर नहीं है। तो मशीन की सरकार है। आज की तारीख में संविधान सम्मत सरकार नहीं, बल्कि मशीन सम्मत सरकार है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात जिसको आप समझने का प्रयास किए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये घटना तो आप देख ही रहे होंगे। इसके बाद आए दिन इसके ऊपर प्रचार हो रहा है। जहां भी थोड़ा सा रजिस्टेंस हो रहा है तो वहां रोक पा रहे हैं, जहां नहीं हो पा रहा है तो वहां वो कर ले रहे हैं। तो इस तरह का जो स्थिति है, ये बहुत बड़ा संविधान को खतरा तो उसी दिन से, और संविधान को खतरा आज तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देखिए आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। आप देखिए अडानी के पोर्ट में 3000 किलो हीरोइन आ जाता है। 3000 किलो ये पता चला है, ऐसे तो 25,000 की रिकॉर्ड हो। 25,000 किलो हीरोइन 2 लाख करोड़ रुपए की कीमत का, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कीमत का इतना हीरोइन देश में कैसे आ गया? सरकार का, वो भी गुजरात से, जहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं और उनके 2 बंधु हैं, अंबानी और अडानी हैं, और अडानी के पोर्ट से आता है। तो ये पता चलता है कि भाई आपको किसी भी तरह से बर्बाद करने के लिए मैंने एक तो आर्थिक व्यवस्था से बर्बाद किया, और जो बच गया तो उसको नशा पान में बर्बाद कर दूं। दारू का भी कीमत चल रहा है। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम कहना चाहेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को मानते ही नहीं। संविधान से एक्चुअल में कहा जाए, वो संविधान से चुन के नहीं आए हैं, वरना अगर संविधान से चुन के आए होते तो उनको डर लगता। डर बिल्कुल नहीं है। छोटे साहब, हम आपके पास चर्चा लौटेंगे। जी जी, आपकी बात पूरी हो गई तो हम आपके पास फिर से लौटेंगे। कंक्लूड कर रहा हूँ। जी, तो मेरा यही कहना है कि मनी, मीडिया और माफिया अब रिच मैन नोट्स मैनिपुलेट्स पुअर मैन वोट्स। जो गरीबों का वोट है उसको अमीरों के नोट से खरीदा जाता है। ये इस देश की ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तो अमीर तंत्र है। अमीरों के पैसे से अगर गरीबों की वोट खरीदी जाती है, ये प्रजातंत्र नहीं बोलता। संविधान में ये नहीं बोलता। ये सेशन ने थोड़ी सी सख्ती लाई थी, उसके बाद से देखिए अभी जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, तो उन्होंने तो कुछ भी अलाउ नहीं, जैसा मर्जी पड़ो करो। बंगाल के चुनाव में क्या क्या हुआ, इसका नजारा आप लोगों ने देखा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज संविधान को ध्वस्त करने के लिए, संविधान को किसी भी तरफ किल करने के लिए सारी मशीनरी लग गई। मशीनरी कौन सी लगी हुई है, ये बात समझ में आ रहा होगा। जो मशीनरी लगी हुई है वो इस देश के आतंकवादी संगठन कहा जाए तो बुरा नहीं है, वही आतंकवाद फैला रहे हैं। वो तालिबान को हम आतंकवादी बोलते हैं, उससे ज्यादा आतंकवादी यहाँ इंडिया में आए दिन मॉब लिंचिंग, लोगों को गली गली में झगड़ा करना, किसी के बलात्कार, व्यभिचार, क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो घटना जो हो रही है, यही बता रहा है कि संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। संविधान को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यही मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया उदय साहब जी। जिस ढंग से भारतीय संविधान के स्वीकार होने के समय ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के जनमानस को ये कहा था कि भारत में संविधान का न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक लोकतंत्र का वचन देता है। इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपनी समापन भाषण में कहा था। यदि
राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जीवन की पद्धति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को मान्यता देती है, जिसमें ये दोनों अलग-अलग नाम माने जाकर त्रिमूर्ति के रूप में माने जाते हैं। वे इस त्रिमूर्ति का एकीकरण है। इस अर्थ में यदि एक को हम दूसरे के साथ अलग कर दें, तो लोकतंत्र का आशय निष्फल हो जाता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को विलग नहीं किया जा सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय कहा था और ये करीब-करीब ये स्थितियाँ आज के दौर में, वर्तमान परिस्थितियाँ में सच साबित हो रही हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ संतोष मैं इस संदर्भ में एक शब्द बोलते हुए मैं जस्ट मैंने 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जी, बोले खुड़े साहब। हाँ, मैं इसलिए कि ये जो आपने बोला है, ये कोटेशन बाबा साहब के कोटेशन जो पूर्व संध्या पे बोला, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तीनों का एक दूसरे से लिंकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है संविधान का। और इसको नष्ट करना, इसी को नष्ट करने के लिए जो सारी मैकेनिज्म लगी हुई है, ये सारी मैकेनिज्म जो लगी हुई है, इसी व्यवस्था को नष्ट करने में लगी हुई है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों को नष्ट हो रहा है। नफरत पैदा हो रहा है, भाईचारा नहीं है कि समता तो खत्म है ही नहीं। जातिवाद है तो समता का सवाल ही नहीं उठता। जाति और वर्णवाद है तो समता का भाव के पास सोचना ही नहीं है। और अर्थतंत्र तो गए ही है। तो तीनों तरह से समाज को बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है। और वो चाहते हैं कि यहाँ पर भक्ति भाव, शक्ति और भक्ति में लोग व्यस्त रहें। मैंने यहाँ की जो व्यवस्था है, शक्ति और भक्ति में लगी रहे, ये उनकी सोच है। इसीलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ाएं। खुटे साहब आपके पास हम फिर से लौटेंगे। जी, बहुत शुक्रिया खुटे साहब, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं, मैं उनके पास लौटना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, जिस ढंग से किसी भी देश की लोकतंत्र या संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जनता सर्वोपरि है। तो जिस ढंग से भारत में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन में जनता ही सर्वोपरि है। तो आज दुनिया की तमाम देशों में भी ये लोकतंत्र और ये संवैधानिक रूप से जो जनता सर्वोपरि है, वो वैश्विक देशों में भी ईमानदारी या सच्चाई और ये आर्थिक समानता और जो स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, ये पूर्ण रूपेण से सत्यता के रूप में देखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय देशों में। लेकिन भारत के अंदर में जिस ढंग से इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद जिस निष्ठा और जिस ईमानदारी से भारतीय संविधान का परिपालन होना चाहिए जनता के हित में, वो कहीं न कहीं आज जनता के लिए नगण्य साबित हो रही है। इस परिदृश्य में आप चूँकि भारत में पैदा हुए हैं और वैश्विक देश में रहते हैं आप, तो इस तार्किक विषय को लेकर आप क्या समझते हैं? और हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लिए जो संविधान और लोकतंत्र जो आज हमारे खतरे की स्थिति में आ चुकी है, इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जसबीर भाटिया साहब। जी, देखें, भारत के अंदर जो इस वक्त जो सिचुएशन है, उसके बारे में मैं ज़्यादा ना कहूँ तो अच्छा है। आप ज़्यादा जानते हैं, मैं बाहर रहता हूँ। जो मीडिया से या वीडियो से या जो पब्लिक मीडिया है, उनसे जो पता चलता है कि वहाँ हालत अच्छी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, क्योंकि न्याय की मशीनरी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में, और जिसमें कि इवन सुप्रीम कोर्ट तक इंक्लूड हो गई। सुप्रीम कोर्ट जो भारत के किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए बनी है, वहीं पर इसकी उल्लंघना हो रही। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ ए कंट्री, अगर किसी देश की सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात ना रहे,
तो फिर संविधान तो एक कागज है, कागज के सिवा और कुछ भी नहीं है वो, जिसे इंग्लिश में पेपर टाइगर कहते हैं। उसमें कोई जान नहीं है। और दुख की बात यह है कि दुनिया में इस वक्त सारे तरफ ही गड़बड़ हो रही है। ये नफरत फैलाई जा रही है। रिफ्यूजी, हजारों लाखों की तादाद में रिफ्यूजी एक एक देशों से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, इन डिक्टेटरों से, उन लोगों से जिनके हाथ में सत्ता है, जो अपनी ताकत से लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सारे ही यूरोप में ही गड़बड़ हो रही है। इधर सेंट्रल अमेरिका में अभी मैंने एक मूवी देखी है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। वेनेजुएला एक कंट्री है, वहां भी वो बड़ी सख्ती से लोगों को दबा रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये जो अराजकता है वो सब जगह फैली हुई है, क्योंकि संविधान एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखने वालों ने अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अपनी सब बुद्धि से सोच के, बड़े खुले दिल से सोच के लोगों के हित में एक डॉक्यूमेंट बनाया है। लेकिन इससे सबसे ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मानवता का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंसानियत चाहे कोई धर्म हो, यही कहता है भाई सबके साथ प्रेम से रहो, सबको उनका हिस्सा दो, किसी को दबाव नहीं, किसी के साथ अत्याचार नहीं करो। लेकिन जब आपने कहा ना मनी, मीडिया और माफिया, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, जिनके पास चारों चीजें हो जाती हैं, ये चारों की मदद मिल जाती है, तो फिर संविधान तो एक कागज है। वो तो अपनी बात मनवाएंगे, लोगों से जबरदस्ती मनवाएंगे। अब पुलिस जो है हिंदुस्तान की, विजेंद्र साहब को अच्छा नहीं लगेगा, पर वो सच्चे इंसान है, वो जानते हैं वो असलियत क्या है। अब ये जो सारी की सारा पुलिस व्यवस्था है हिंदुस्तान की, वो सिर्फ राजनीति के लोगों को, नेताओं को सपोर्ट करने के लिए है, जनता के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वो पुलिस सिर्फ ये नेताओं, उनके परिवारों को बचाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, चाहे जितना भी वो गलत काम करे, पुलिस उनको सपोर्ट करे। जो अभी लखीमपुर में हुआ है, ये एक सीधा साधा केस है। एक पुलिस खड़ी है और उसके सामने से 3 गाड़ियां आके लोगों को कुचल के जा रही हैं, और पुलिस उन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए लगी हुई। इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं? किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं? तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि आपने जो सबसे पहला सवाल किया है, संविधान की रक्षा कैसे हो, उसके लिए संविधान की नॉलेज होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए कि भारत के लोगों को, कितने लोगों को, परसेंटेज लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हिंदुस्तान। अज्ञानता है, टोटल अज्ञानता है, और ना किसी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, ना किसी कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। उनको पढ़ाई जाएगी शायद वो जो कानून के लॉयर बनते हैं या अटर्नी बनते हैं, जो कानून का पेशा अदा करते हैं, कितने लोग हैं वो। बाकी की जनता जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उनको अब इस संविधान का पता है, क्या अपने अधिकारों का पता है? तो उनको शिक्षा कौन देगा? शिक्षा कौन देगा उनको, बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा कोई है ही नहीं, प्रबंध ही नहीं। जब जनता ही अशिक्षित है, जब जनता को ही पता नहीं हमारे अधिकार क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? जो लोग सत्ता में आए हुए फिर तो उनका फायदा उठाएंगे, उनको बेवकूफ बनाएंगे। ये हर देश की बात करता हूं मैं, हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि वो पावर में रहना चाहते थे। वो अपना, उनका मनमानी किस्म का नेचर थे उसमें। और जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इस वक्त, जितने भी खाली जगह थी, उन्होंने अपने तरफ के लोग उसमें घुसेड़ने की कोशिश की, बड़े अनसंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। तो ये
सब जगह चलता है। दोज हु आर इन पावर, जो सत्ता में है, वो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और उसके लिए जो भी बन पाए वो करने को तैयार हो जाते। तो दूसरी बात ये है कि आप पिछले कई सेशन में हमने आपसे बात की, आपने ये किए हैं, तो देखिए चाहे आप बहुत सत्कार करते हैं बाबा साहेब का, हम भी करते हैं, सुना है हमने, लेकिन कुछ बातें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी हैं जो बहुत ही डैमेजिंग है आप सबके लिए, हमारे लिए। आर्टिकल 25 आर्टिकल आप पढ़िएगा और फिर आपको समझ आएगी कि जिस बात के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो बाबा साहब ने कितना नुकसान किया है। तो आप आर्टिकल 25 को पढ़िए और खास करके 25B को पढ़िए। 25B जो है वो कहता है, मैंने खोल के रखा हुआ है, explanation number 2, subclause of 25, a reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain and Buddhist religions. तो उसमें आप तो आते ही हैं सभी, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, जो भी है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि वो सब हिंदू हैं और इस बात से सिखों को हमेशा आपत्ति रही और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, साइन नहीं किया, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो ऐसी भी बातें हैं इसमें, तो सब सोचने की बात है। लेकिन चलो ये तो एक और बात है, लेकिन जो मूल अधिकार हैं लोगों के, आम जनता के, उसमें कोई शक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबरी देता है, सबको हकदार देता है, सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन, आर्थिक जो भी उन्नति है सबके लिए है। वो नहीं हो रही है, वो आप जानते हैं, मेरे लिए कहना ठीक नहीं है। तो इससे ज्यादा क्या कहूँगा। जो हो रहा है हमने ये सब जाना है, अभी जो किसान मूवमेंट के साथ हुआ है उसी से जानकारी हमें हो रही है। बाकी हम तो हिंदुस्तान से बहुत दूर चले आए, 40-45 साल होने लगे। तो जो देखते हैं हम, दिल इतना दुख जाता है, कभी रोना आता है। जो हमारे बच्चियों के साथ होता है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट लेडीज हैं उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं, उनके साथ क्या ये दुर्दशा होती है जेलों में, आप समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही दुख, ये किसी उन्नत देश में ऐसा। जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मैं अगले सवाल को लेकर डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, अभी हमारे 3 होस्टों ने, 3 मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी, ब्रिजन सिंह जी ने, भाटिया साहब ने, कोटे साहब ने। आज हम लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की जो राइट हमें बाबा साहब ने दिया है भारतीय संविधान में, और किसी भी देश के लिए जो लोकतंत्र है, और उस संदर्भ में हम आज की जो चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस बाबत आप भी अमेरिका में रहते हैं और कितनी ईमानदारी से अमेरिका में और भारत के अंदर में ये जो लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, आए दिन तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही है, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, किसानों को खुलेआम कुचल के मार दिया जा रहा है। तो तमाम घटनाओं का जो परिचालन ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र किस दिशा की ओर जा रहा है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, कि जो भारत में जो आम जनता है, बहुसंख्यक जो जनता है, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको हम लोकतंत्र की सही जानकारी के आधार पर वो एकजुट कैसे हों और इस संवैधानिक अधिकार के साथ कैसे खड़े होकर अपने हक अधिकार को ले सकें। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं डॉक्टर कृपाल सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जो भी थोड़ा विश्वास हुए। You know, I agree with what Padia Sahab has said about this Article 25th. This is a cause of deep trouble among us, because this confusion between that everyone is a Hindu, no matter what, everyone is a Hindu. That's what RSS is saying. That's what the other people are saying.
They're all hiding behind that issue. That's why when there's a census, they remove that anything different, just make it Hindu. Or they'll write it with a pencil and then erase it and put it Hindu. So हिंदू गिनती जो भी है वो इस पर ही आधार है कि जो भी सब लोग हैं उनको हिंदू करार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली। देखो मैं आपको थोड़ा जा लेके जाना चाहता हूं कि देखो कबीर जी का शब्द है, सूरज सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुर कटमरे कबू न छड़ने खेत। गुरु नानक साहब जी कहते ने when बाबर invaded खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, इतनी मार पई कर लेने तैंकी दर्द ना आया। And then we have गुरु गोविंद सिंह साहब कहते ने भाई देखो देश सेवा पर मोह है, शुभ कर्मन ते कबू न डरूं अरसों जब जाए लरूं। अशोक जी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ after that battle of Kalinga, you know, there was such a massacre, ਇੰਨੀ तबाही हुई तो उन्होंने सबको छोड़ दिया, कहते अब बुद्ध धर्म इख्तियार कर लो, उससे ही सब प्रचार हो गया। और वही बुद्ध धर्म वो ब्राह्मणवाद ने फिर उसको निकाल दिया, बाकी मुल्कों में चला गया पर हिंदुस्तान में नहीं रहा। यही जैन की हालत हुई, यही अब सिखों की हो रही है। बात ये है कि हम जब भी भक्ति और शक्ति का जो समेल है उसको कामयाब नहीं रखेंगे अपनी जिंदगी में, उतना चिर हमारा निर्भाव नहीं हो सकता। इसीलिए ਜਦੋਂ गुरु गोविंद सिंह जी before he passed away, he gave a Gurgadi guruship jointly to the Granth and the Panth, not one or the other but both of them together. So who's going to care for the Granth if there is no Panth? What is the Granth going to do when there is no Panth? So this is the situation what has happened to us, that we all talk about Samdhan, but we forget about to protect the Samdhan, you need power. And that where we have gone away from the martial training and martial arts and all those kind of practices. Even we talk about Gandhiji liberated India with non-violence. No, he didn't. Where was Subhash Chandra Bose? Where was Babar Akali? All those people, Bhagat Singh, all those people who were the hot blood, without their not recognizing contribution, we are really doing a disservice. If यही non-violence का काम कर रहा था काम, तो वो हमारे को भारत और हिंदुस्तान की लड़ाई हो जाती है, चाइना से हो जाती है, हमने आर्मी क्यों रखी हुई है? So what we are saying is really not the same thing, but actually we are doing. We talk about Satyamev Jayate, Shivam Sundaram, you know, all this kind of high ideals. But when it comes to practice, we have no respect for life. That's why there's a Jat Path, with no respect for life. How could a cow be more important than the human being? How animals are given better preferences? You know, there's a plague, people don't want to kill the rats because Ganeshi is using it as a vehicle or all that kind of stuff, mythological stuff. So we have confused ourselves into these kind of matters. We have gone away from the principle of what Kunteji mentioned, Bhakti and Shakti the Sumayam. We can keep talking about it unless we put it into practice. घर घर में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आरएसएस से डांगा लेके फिर देने सारे बस, and they Lakshmi Purvich, or they crushed all those kind of people. No one is going to take care of you. You have to take care of yourself. That's where we need to wake up. Samdhan is there to give guidance. It may not be perfect, but there are a lot of good points in it. But they are of no good. जितना कि हमारी जो शक्ति नहीं है, हमारे बाहुबल में शक्ति नहीं है, हम अपोज नहीं कर सकते। हमेशा आप ये पॉलिसी नहीं यूज कर सकते कि इधर चपेट मारी थे उधर मुंह कर लिया, इधर चपेट मारी थे उधर मुंह कर लिया। You have to stand up for yourself, and that's not possible without getting together, without uniting. Otherwise, Gully Bati, you can spend zillions of years, nothing will come out of it. Slaves will remain slaves.
the only they can liberate themselves is सूरज सो पहचानिया जो लड़ा दिन के है पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत कब न छाड़े खेत। Thank you. बात को शिवम सत्यम सुंदरम, असत्य नहीं रहे तो फिर सुंदर कैसे हो गया? तो असत्य एक राज है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही उद्देश्य से भरे शब्दों से हमें आज की इस परिचर्चा को अपनी बात रखी है। मेघराज जी प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, फटाफट अपनी विचारधारा से हमें अवगत कराएं। लोकतंत्र को किस परिदृश्य से आप आंकते हैं और आज क्या भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है? मेघराज जी, लगता है मेघराज जी चले गए हैं। रुक्षा, हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज में म्यूट करें। जी सर। जैसा कि अभी हमारे सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है, लोकतंत्र और संविधान के परिप्रेक्ष्य में आप एक युवा है और कानून को आपने भी पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या विचार है? आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें लोकतंत्र और संविधान के संदर्भ में। रुक्षा, मुझे लगता है रुक्षा से हमारी नहीं, वैसे तो वो अनम्यूटेड है जी। हेलो रुक्षा, हेलो, क्या उनका गड़बड़ है? कोई बात नहीं, मैं ब्रिजेश सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। ब्रिजेश सिंह साहब, हमारा समय भी अब 10 मिनट बचा हुआ है और अभी का जो सेकंड जो टर्म होगा उसमें अपने विचारों को थोड़ा सा लिमिटेड करते हुए अपनी बात रखें ताकि सभी की प्रतिक्रिया फिर दोबारा आ जाए इसमें। हाँ, रूपसा अपनी बात रखें। जी सर, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर, आज वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू सेव आवर डेमोक्रेसी, है ना? यही था ना सर सब्जेक्ट? हाँ, तो सर मेरा ये कहना है कि सिंस वेरी लॉन्ग वी नो दैट वी आर लिविंग इन अ बिग डेमोक्रेसी। सो और ये सिस्टम है itself, it says that it is of the people, by the people and for the people. ये लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है, ठीक है? और we became democratic or republic, whatever you can say, in 1950 January 26. लेकिन आज भी people still do not understand the difference between democracy and independence. 2 दिन मनाया जाता है भारत में। जनवरी 26 के दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और एंड ऑन अगस्त 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो लोगों के पास बिल्कुल जानकारी ही नहीं है कि रिपब्लिक डे क्या है और इंडिपेंडेंस डे होता क्या है। तो जैसे भाटिया सर ने कहा कि लोगों के पास शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा वगैरह तो ये तो बाद में आएगा, लेकिन जो जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल सिस्टम है वो 4 पिलर पे टिका हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स एंड मीडिया। तो इन 4 पिलरों पे आज ब्राह्मणों का कब्जा है। जैसे कृपाल सर ने कहा कि हमें पॉलिटिकल पावर भी चाहिए, तो क्योंकि जो ब्रिटिश जाने के बाद हमारे लोगों को सही रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं। और कैसे मिलता? जो कम्युनल अवार्ड आया था उसको तो इन लोगों ने डिनाई किया, यहाँ लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट की वजह से फिर हमारे लोगों का जो रियल रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म ही हो गया। जो डुअल वोटिंग था, जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, और जो भी उसमें जो कम्युनल अवार्ड में आया था वो हम लोग को मिला नहीं। दूसरी बात, क्योंकि इनके हाथों में पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो ब्राह्मणों के हाथ चला गया, पूरी तरीके से चला गया,
और हमारे लोग तब अवेयर नहीं थे। और इनके हाथ में जाने के बाद हुआ ये, इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन 80% कर दिया। आपको पता ही है कि फर्स्ट इलेक्शन में 60% टिकट्स जो है कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को दी थी, तो चुन करके इन्हीं के लोग गए। बाद में जो हमारा जिसको हम लोग सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, हमारे लोग चुनकर जाते हैं। जो रिजर्व सीटें हैं वहां से चुनकर तो जाते हैं, पर वो लोग बोलते कितना है। गणतंत्र को तो आप तभी बचा सकते हैं ना, जब गणतंत्र होता क्या है लोगों को मालूम हो। क्या हमारे नेताओं को मालूम है? छोटे छोटे बच्चों को तो मालूम होना बहुत दूर की बात है। आज इंडिया में क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है, उनको पढ़ाना चाहिए कि गणतंत्र दिवस होता क्या है। हमें एक लाइन में आप लिख दो कि गणतंत्र दिवस है, तो ठीक है, हम पढ़ लेंगे गणतंत्र दिवस है। पर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया? उसमें ऐसी कौन सी खास बात थी? उसमें पर्टिकुलर गणतंत्र होता क्या है, ये समझाया नहीं गया। तो हमें फंडामेंटली हमें समझ में ही नहीं आता कि रिपब्लिक डे होता क्या है। आप देखिए, जो गाने रिपब्लिक डे पे बजते हैं वही गाने इंडिपेंडेंस डे पे बजते हैं। तो लोगों में वो जो क्या कहते हैं, ठीक है, वो ठीक है। जो एक माइनर जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वही पैदा नहीं होने दिया है ब्राह्मणों ने। इतना अनअवेयर रखा है, इतना अनअवेयर रखा है। मीडिया को जो अपना काम करना चाहिए था, मीडिया में आज 99% लोग इन्हीं के हैं। उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने किस चीज को लेकर लड़ाई की, उस वक्त के क्या कंडीशंस थे। हम बहुत पढ़ते हैं, बुद्धा को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, गुरु नानक जी को पढ़ते हैं, और बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पर उन्होंने लड़ाई किस बात की लड़ी? ऐसा क्या था? गणतंत्र दिवस मतलब जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? हमारे लोगों में आज तक ये क्यूरियोसिटी पैदा ही नहीं हुई कि भैया ये जो जीने का अधिकार है, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, ये क्यों लिखा गया संविधान में? क्या ये नहीं था? और नहीं था तो क्यों नहीं था? कैसे सिचुएशंस थे? उस हम जो है, हमारी जो हिस्ट्री थी, कैसी थी? और किस वजह से इसको इसको मतलब जो है डायरेक्टली डालना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका मतलब ये हमें नदारत था, इसीलिए इसको कानून बना करके डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लोग गणतंत्र का फायदा लेना, अब जो है, जैसे हिटलर कहता है, हिटलर तो छोड़िए, हिटलर तो जर्मनी का हो गया। जैसे इनका जो वो गोलवल्कर है, वो कहता है कि इनको मतलब ऐसे स्टेट में रखो कि ये सिर्फ हैंड टू माउथ तक के सोचे। तो हमारे लोगों की ये परिस्थिति इन्होंने करके रख दी है कि आज हमारे जो युवा हैं, वो सिर्फ अपना एजुकेशन और सिर्फ जॉब के पीछे भागने के लिए वो एजुकेट करते हैं खुद को, उसके आगे कुछ नहीं है। ये सरकार तो देगी नहीं हमें पढ़ने। अगर कहीं से मिल भी गया तो उसके दिमाग में इतना भूसा भर दिया है इस सिस्टम ने कि वो आगे कुछ, जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिविटी इंडिया के यूथ में खत्म है। इतना उलझा दिया गया है कि वो क्रिएटिविटी की ओर देखता ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि ये इस तरीके का, मतलब ये ऐसा सिस्टम है, इसमें मैं सरवाइव कर लूं, वही बहुत है, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले हमें धीरे से सोचना होगा, धीरे से लोगों को समझाना होगा। वो जब समझेंगे ही नहीं कि डेमोक्रेसी है क्या, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कितना बड़ा पावर है। पावर ऑफ वोटिंग कोई छोटी-मोटी पावर नहीं है। आज इंडिया में ये लोग जबरदस्ती चुनकर जा रहे हैं, अपने मर्जी से चुनकर जा रहे हैं, और लोगों को मालूम ही नहीं है। आप ईवीएम के ऊपर बात कीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी सिंगल। हम आज बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, हमारे परिवार में भी लोगों को नहीं मालूम है कि ईवीएम कितना बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। आज जो जॉब है, आज आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इतने सारे पद खाली हैं, पर हमारे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जॉब, इतनी सारी जो नवरत्न कंपनीज थी, उनको बेच दिया। लोग सिर्फ मीडिया पे बातचीत करना, उनको लगता है कि वही बहुत हो गया, मीडिया पे बोल दिया। लेकिन वो सोशल मीडिया में जो हम लोग बोल रहे हैं, उसके बाद हमको लगता है कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। हमने अपनी हीरोपंती दिखा दी वहां पे बोल करके, हमने दिखा दिया दैट हाउ एजुकेटेड वी आर, ठीक है, और वहां पे हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। नो,
दैट इज नॉट इनफ। वहां पे हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होती। जैसे आज हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, दिस इज नॉट इनफ। जी बहुत। हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो ये आपकी अगर बात अभी अपनी बात पूरी कर लें थोड़ी सी, उसके बाद में फिर, क्योंकि हमारा समय, आपने जो अभी प्रमुख रूप से इस बात को कही है वो बिल्कुल सच है, और उससे कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, बात अपनी पूरी करें। जी, जी सर। तो मेरा बस यही कहना है कि जिस दिन हम ये जो डिफरेंस है, हम लोगों को समझाने के लायक हो गए कि डेमोक्रेसी होती क्या है, तब जाकर के हम डेमोक्रेसी को जो है बचा पाएँगे। अदरवाइज़ लोगों को तो लगता है लोग देशभक्ति में डूबे हुए हैं और अंधभक्तों का तो कोई मतलब लेना-देना नहीं है। उनको बस हिंदू मुस्लिम से ही मतलब है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों के दिमाग को कन्विंस किया है, ये सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हर पर्टिकुलर पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उसको जितना मालूम है, वो मतलब जो है पास ऑन करे। उस और बहुत ही संजीदगी के साथ अगर बात रखेगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट बंदा जो है, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार होगा और समझेगा भी। मेरा बस यही कहना है सर, जी मेरे व्यू। बहुत शुक्रिया आपने आज very की इस महत्वपूर्ण चर्चा को एक कंक्लूजन रूप दिया है। मुझे लगता है कि आपकी जो बातें हैं ये 100% सच्ची है, क्योंकि जिस ढंग से भारत के अंदर में लोकतंत्र को लोगों तक का लेके जाना चाहिए था, वो हमारे इलिटरेसी के कारण, कम पढ़े लिखे लोगों के कारण भी ये स्थिति आज हमारे लोगों की है। ये जिम्मेदारी बनती थी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो बाबा साहब की इस संविधान की देन से आज इतने पढ़ लिख करके शिक्षित बन गए, अधिकारी कर्मचारी बन गए, लेकिन इन लोगों ने समाज के लिए क्या आउटपुट दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। मुझे लगता है आपकी इस बातों का असर पड़ेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम को शॉर्ट में ले जाते हुए एक-एक मिनट में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में के लिए मैं इनवाइट करूँगा। विजय सिंह साहब, अभी रूपसा जी ने कहा है, इस पर आपने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दें। नहीं, देखिए ये बात सर्वविदित है, जैसा कि खुंटे साहब ने भी पहले बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मनी, मीडिया, माफिया, ईवीएम, अब लोगों को पता है कि जब जब इन तरह के तरीकों से सत्ता को हासिल किया जाता है, तो ऐसे लोगों का लोकतंत्र में तो कोई विश्वास नहीं है। काशीराम साहब ने, पामसेप ने ये सवाल उठाया था और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक बात ये भी आपने कही कि साहब देखिए पुलिस वहां खड़ी हुई थी उसके केस में, लखीमपुर। उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। तो मेरा ध्यान जा रहा था कि जब सामाजिक न्याय मांगा था हमारे लोगों ने, उस वक्त बाबरी मस्जिद का कांड उठाया था लोगों ने, मंडल को कमंडल में डालने के लिए, और लोग बता रहे थे 28,000 का पीएसी लगा हुआ था, 2-4 पुलिसमैन नहीं थे, और दिन दहाड़े में दुनिया के कैमरे लगे हुए थे, बीवी से लेकर दुनिया के पत्रकार थे, और दिन दहाड़े में एक ऐतिहासिक इमारत को ढहाया गया और करीब 10,000 आदमियों के कत्लेआम हुआ। बाद में जगह जगह दंगे हुए, कितना भयंकर कांड हुआ, 17 साल तक उसकी जांच ही चलती रही। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है कि आखिर फिर भी हमारा दिमाग ये जाता है कि ये तो बात सही है कि भाई, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी का कांड एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ जो यूनियन होम स्टेट होम मिनिस्टर उसका बेटा है, और वही यूनियन होम मिनिस्टर वहां धमकी दे करके आए थे कि मेरे कैरियर को जानते हो। तो पता चला, पत्रकारों ने बताया कि ये तो हिस्ट्री सीटर भी रहा है और ये हत्या के अपराधों में लिप्त रहा है। फिर ये भी मालूम हुआ कि वो 3 साल तक कोर्ट अभी चुपचाप बैठा हुआ है, उसके मर्डर के केस में कोई अपने जजमेंट को रिजर्व कर रखा है। तो ये जब लोकतंत्र का ये हाल हो रहा है, बाबा साहब ने इसीलिए जो बात कही कि, और यह आपने कहा, उनको शब्दों में अंतर हो सकता है कि मनी, मीडिया, माफिया, या ये कहिए कि गोबर के ढेर पर, या ये कहिए कि ये मनुवाद पर हमारी लोकतंत्र को खड़ा किया गया है। तो जिन लोगों को वन मैन वन वोट की ताकत दी गई, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जागरूक होते। मगर जैसा कि ये बताया गया कि पूना पैक्ट में हमारे जो प्रतिनिधि थे, जो अंग्रेजी सरकार ने जिनको एक माइनॉरिटी के रूप में अधिकार दिया था, जातिगत रूप में नहीं दिया था, गांधी जी ने आमरण अनशन किया और
उनको हम अपने प्रतिनिधि नहीं, रिजर्वेशन से वो जाते हैं। इस वक्त 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप पुलिस वालों के लिए कह सकते हैं कि वो तो चलो मंत्री जी के अंडर में काम कर रहे हैं, वो लोग तो 131 किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। और 2-4 प्रतिनिधि आपके नहीं है, 131 प्रतिनिधि अकेले SC ST के हैं। तो आखिर ये क्या कारण है कि वहां कोई बोलने वाला नहीं है कि ये जो कांड हुआ आपने देखा, 78 मंत्री बनाए गए थे। अभी आगे सरकार चुनाव होने जा रहे हैं 22 के 24 के, उसको नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 78 मंत्री बनाए। और उसमें पता ये चला कि 24 मंत्री हार्ड एंड क्रिमिनल, मर्डर से लेकर के रेप तक के जिनके मुकदमे हैं वो मंत्री बनाए गए। अब उनमें एक मंत्री की पोल खुली है, और भी न जाने कितने होंगे, ये पत्रकार लोग ही बताते हैं। खास बात ये है कि ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि पुलिस क्या देख रही है। होना तो ये चाहिए था कि अबेटमेंट मंत्री ने किया, मंत्री का वीडियो है, 109 110 दफा में मुकदमा अबेटमेंट का उनके खिलाफ बनता है, और वो बनता वही सजा है जो मर्डर की दी हुई है। लेकिन आपने देखा कि वो उनको नोटिस जा रहा था, नोटिस गवाह के लिए जाता है, एक अपराधी के लिए नोटिस जा रहा है। और जब केस रजिस्टर किया तो भी अभी मंत्री जी की जिम्मेदारी जो बनती है लोगों की, उनके खिलाफ सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो इससे ये पता चलता है कि 222 का चुनाव है, वो ऐसे ही तत्वों के जरिए जीतना है। वो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको ऐसे ही लोगों के जरिए आतंकित करना है। अब वही मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि उसमें लखीमपुर खीरी में कुछ आतंकवादी थे। वही आपके पास IB है, आपके पास रॉ है, आपके पास इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, आपको रिपोर्ट दी होगी इसकी किसी ने। वो अचानक मंत्री जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो उनको बताना चाहिए था कि ये रिपोर्ट थी और ये कार्रवाई हुई। सिर्फ इसलिए कि उनका बेटे ने चढ़ा दिया गाड़ी को। और बेटे ने भी क्यों चढ़ाया कि बाप ने कहा कि मैं आज मंत्री हूँ, इसको छोड़िए, मैं क्या रहा हूँ आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं लखीमपुर से 2 घंटे में छोड़ देना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर ये लोकतंत्र का अब ये मतलब रह गया है, और ये बड़ी गंभीर बात है। खास बात ये है कि अभी भी हम जब सवाल उठाते हैं तो ये फला IPS ऑफिसर है उसने कर दिया, ये IAS ऑफिसर है, वही आप के 131 प्रतिनिधि हैं, कभी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं? वो तो टोटल राजनीति ही कर रहे हैं, इसी काम की कर रहे हैं। हमको इस बात को सबसे बड़ी चीज है जो मानसेफ ने की थी, या जो कृपाल सिंह साहब ने कहा कि मेरी पीढ़ी की बात कही, मीर हैं आप, राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति करना तो सीखिए। राजनीति में लेफ्ट राइट क्या होता है ये तो सीखिए। आप नॉमिनेट कर दिए गए, आप जगजीवन राम की तरह मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो क्या राजनीति शुरू हो गई? आपकी सिखों को सम्मान मिल गया? ये सब चीजें कम से कम आप जब समता की बात करते हैं तो सेंटर टू राइट लेफ्ट जा सकते हैं। सेंटर टू राइट अगर आदमी आपका जा रहा है, इसका मतलब राजनीति नहीं समझता और सोच रहा है कि सत्ता में आने से परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता में आने से परिवर्तन तो नहीं हो रहा, सत्ता में आकर के फिर उन्हीं अपराधियों के एजेंट आप बन जाते हैं। मैं एक जिले में था, मुझे मालूम है, एक माफिया था बहुत बड़ा जो परशुराम कहा जाता था, तो वो बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बना, उसके NSA का कार्रवाई की हमने, उसको जेल भेजा, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना वो बाद में। मगर खास बात ये थी कि बना भी किस सरकार में? जो दलितों की सरकार कही जाती थी, मायावती जी की सरकार थी। तो ये जो गंभीर समस्याएं हैं, अगर आप मीरी करना चाहते हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति को ठीक से लेफ्ट राइट को तो समझिए कम से कम उसकी को। बाबा साहब के टाइम में जो उनके राइट हैंड थे, उनके जीवित रहते हुए, उनके बाद में वो कांग्रेस में गए। BP मौर्य बहुत बड़े लीडर थे, मायावती कुछ भी नहीं है उनके सामने एज ए ऑरेटर और एज ए योग्यता में। वो बाद में कांग्रेस में गए। उनका जो सेकंड इन कमांड था, साथ में जो अलीगढ़ से ही चुनाव जीते थे, वो भाजपा में चले गए। तो आखिर क्या कारण है? अभी मायावती का जो अपोजिट लीडर था वो भाजपा में चला गया। इसका मतलब है कि ये अवसरवाद, भ्रष्टाचार, वो लोग जो परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, जब खुद ही वो उसमें आकर डूबे हुए या अवसरवादी हो चुके हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है, आपको कैडर बिल्डअप करना पड़ेगा। वो लोग जो पीरी करना चाहते हैं, मीरी करना चाहते हैं, उन मीरी करने वालों को कैडर बिल्डअप करना पड़ेगा। उनको राजनीति समझानी पड़ेगी कि परिवर्तन की राजनीति क्या होती है, यथास्थिति की राजनीति क्या होती है, वरना ये चलता रहेगा इसी तरीके से। देखिए, संविधान वास्तव में खतरे में है।
जो होम मिनिस्टर यूनियन के ऐसे काम कर रहे हो, इससे बड़ा जब दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद को गिराया गया हो, जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली की सड़कों पर किया गया हो, जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया हो, और वही लोग सत्ता में बैठे हो, तो ये कोई छोटी मोटी बात है कि कब जगाएंगे आखिर? खाली वोटों की राजनीति करते रहेंगे? ये सीरियस बात है। ये खाली इससे तय नहीं होनी है कि इसको एक्यूज करिए, उसको एक्यूज करिए, कभी ब्यूरोक्रेट को एक्यूज करिए, कभी पॉलिटिशियन को एक्यूज करिए। आपको जिम्मेदारी समझते हुए राजनीति को ठीक से जानकारी रखने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे, उनको फील्ड करना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सिंह साहब। मैं आपका समय हमें इजाजत नहीं देता कि हम आगे बात को डिस्कस करें, और मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी जुड़े हुए मेहमानों को मैं शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा, जिसमें जसबीर भाटिया साहब का, टी आर खोटे साहब का। खोटे साहब, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे 1 मिनट में अपनी बात, कोई लास्ट कमेंट? ये तो 1 मिनट ऐसे तो ज्यादा चाहिए था समय, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जनप्रतिनिधि नहीं, ये धन प्रतिनिधि लोग गए हुए हैं, अमीरों के प्रतिनिधि लोग गए हुए हैं। ये जनप्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल की हम बात करते हैं, ये संविधान में लिखा है। लेकिन हो क्या रहा है? गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, गवर्नमेंट फॉर फ्यू, गवर्नमेंट बाय फ्यू, ये सिस्टम हो गया है। गवर्नमेंट बाय फ्यू ये चल रहा है। तो और वही लोग घूम फिर करके, वही लोग आगे पीछे करके सत्ता में बैठे हुए हैं, वही आगे पीछे नजर आते हैं। इसलिए ये बदलाव नहीं आएगा। मैं बदलाव की बात करना चाहता हूँ। आप देखिए, एजुकेशन की बात करते हैं, काशीराम जी कहा करते थे, अगर मुझे 1 घंटे के लिए सरकार मिला तो मैं सबसे पहले शिक्षा को नेशनलाइज कर दूंगा। 1 घंटे का सबसे पहले नेशनलाइज कर दूंगा बोलिए, राष्ट्रीयकरण चाहिए था। आज आप केरला को देख लीजिए, वहां पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी चलती नहीं है। सांप्रदायिक ताकतें वहां घुस नहीं पाती। तमिलनाडु है, वहां घुस नहीं पाती। वहां तमिलनाडु में तो उन्होंने कमाल कर दिया। अभी क्या नाम है उनका, जो वहां का मुख्यमंत्री हैं अभी, तो बहुत ही फेमस है, वो इसके करुणानिधि के पुत्र हैं। तो वो पेरियार के फॉलोअर्स हैं। हाँ, पेरियर के फॉलोअर हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ एजुकेशन है, कलकत्ता बंगाल में भी एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो जहाँ जहाँ एजुकेशन है, ये सांप्रदायिक ताकतें वहाँ पनप नहीं पाई। और सांप्रदायिकता के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है अशिक्षा। पढ़ाई लिखाई को बंद कर दो तो लोग भक्त होते जाते हैं। ये भक्ति भाव में लोगों को व्यस्त रखना, ये आज का व्यवस्था है। ये संविधान को लागू नहीं करते, ये भक्ति भाव को लागू करते। इसीलिए वो जाते हैं, वहां चले जाते हैं केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ के गुफे में घुस करके बैठ के काम करते हैं। मैंने ये तो मजाक हो रहा है। जो प्रधानमंत्री, जिसको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वो खुल के अयोध्या में जा करके गद्दी में बैठ करके पूजा कर रहा है। ये क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो प्रो है, किसी व्यवस्था को लागू करने वाले हैं, या मान्यता करने वाले हैं। जो नहीं है फिर भी अब उनको खुदाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मंदिर का तो फाउंडेशन तो रख दिया, लेकिन खोदने लगे तो वहां नीचे में तो बहुत सारा वो चीज मिला कि वो उनको पब्लिसिटी करने में तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक भी राम का कहीं पर कोई नजर तक नहीं आया। और बुद्ध की पूरी बुद्धिस्ट संस्कृति के पूरे वहां पर जो तस्वीर है, वहां पत्थर के बने हुए, तो सारे के सारे बड़े पैमाने में मिले, 1 2 नहीं, हजारों की संख्या में मिला। ये पता चलता है कि भाई हम किस व्यवस्था पे हैं, और कौन व्यवस्था के लोग कैसे इस व्यवस्था को मोड़ना चाहते हैं। देखिए, ये व्यवस्था में मोड़ने में लगे हैं, लेकिन ये है अब शिक्षा का जितना जल्दी विकास हो, साक्षरता नहीं। 2 बातों को ध्यान में रखें, शिक्षा और साक्षरता में अंतर है। ये साक्षरता से शिक्षा को प्रमोट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि साक्षर हो गया मतलब शिक्षित हो गए। वो नहीं है शिक्षा।
शिक्षा तो वो चाहिए जो जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में हमारे बच्चे ताकि तर्क कर सकें, ज्ञान, बुद्धि और विवेक को उपयोग कर सकें। तो ये मेरा कहना है आज की तारीख में। ये जब जैसे ही जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, संविधान की रक्षा संभव नहीं है। हाँ एक सेकंड सर, बोलिए सर। जगदीश जी एक मिनट ही बस मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात को ही वही चीज मैं कहना चाह रहा था, आपने उसको अच्छी तरह से कह दिया। शिक्षा जो है बेसिक चीज है, लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैं उसी वक्त उत्तर प्रदेश में मैं सरकार को मैंने बड़े निकट से बहुत नजदीक से खड़े होकर देखा, जो दावा करते हैं हमारे दलित आंदोलन वाले कि हमने 4 बार मुख्यमंत्री बने, चारों बार उन्होंने शिक्षा पर क्या जोर दिया होगा, इस पे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हर बार महाभ्रष्ट ब्राह्मण उनका मुख्यमंत्री हुआ करता था। नंबर एक सुनिए जरा। नंबर 1, आप जब बौद्धिक स्तर आपका क्या है, चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको 400 स्कूल तो कम से कम प्राइमरी खुलवा लेते आप अपने लोगों के लिए, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं था। मैंने देखा कि मोदी जी सरकार में आए 2013 में, आते ही सबसे पहले ध्यान उनका एजुकेशन कमीशन पे गया और आरएसएस का अपना आदमी बिठाया। तो जो लोग मेंटली तैयार नहीं है, आपका बौद्धिक स्तर ये है और आप आंदोलन के नाम पर सत्ता में तो आ गए, भाई उसकी तैयारी भी तो कोई होनी चाहिए आपकी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब तक आप कैडर के जरिए लोगों को मेंटली तैयार नहीं करते, राजनीति करेंगे भी तो लोगों के डमी बन जाएंगे, लोगों के एजेंट की तरह आप काम करेंगे, कोई ना कोई मिश्रा जी आपको चलाने के लिए मिल जाएंगे, तो आंदोलन चला जाएगा रसातल में। आपने जो बोला है, आपने जो बोला है, मैं इस बात से सहमत हूं। मैं सरकार को करीब से देखा हूं, क्योंकि मैं काशीराम जी के साथ रहा हूं और मैं उस जगह पे बैठ कर के भी देखा हूं, हर तरह से देखा हूं। ऐसा है, हर लीडर एक जैसा नहीं होता, हर आदमी का एक सोच होता है। काशीराम जी की जो सोच और दूसरे का जो सोच है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनका देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्या सोच है, खास बात यह है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका बौद्धिक स्तर क्या है, उसी के हिसाब से तो आप चीजों की प्रायोरिटी तय करेंगे। तो प्रायोरिटी अपने ऐसे कार्यकर्ता तैयार करिए जो सत्ता में आए, तो प्रायोरिटी कम से कम समझें। जी, आप दोनों की बातें पूरी हो गई है। हम आप दोनों को शुक्रिया करेंगे। मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, अपने लास्ट कमेंट नहीं है, उसके बाद हम आज के कार्यक्रम के समय हो चुका है। जी भाटिया साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, रुक्षा बेटी, जो भी आपने कहा, इट कम्स फ्रॉम ए वेरी लर्नड माइंड। जो भी आपने कहा, आपके अंदर जो ज्ञान है वो नॉर्मल यूथ में नहीं मिलता, जो आपने बातें की हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब के रुक्षा की जो टैलेंट है इसको यूज करें, इनको एक शिक्षक बनाएं, इसके लिए कोई प्रबंध करें ताकि ये शिक्षित कर सके बच्चों को। ये बेकार जा रही है, इनके पास काम नहीं है, और ये एक ऐसा शिक्षित है जितनी नॉलेज इतनी है इनके पास कि आप हैरान हो जाते हैं। मेरी बात होती है इनसे रोज ही ऑलमोस्ट। शी इज अ हाईली एजुकेटेड लेडी और आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ हर। बाकी आप सब ने कहा है, शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। शिक्षा ही एक ऐसा संपदा, मैं हर बार मैं यही कहता हूँ, शिक्षा के ऊपर जोर देता हूँ। इसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने नौजवान पीढ़ी को संभालिए, उनको शिक्षित करिए। जैसे खुंटे साहब ने कहा, सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं चाहिए, खाली उनको दूसरा ज्ञान, उनकी जो बाकी बातें हैं, उनके अंदर जो विवेक है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, उनको उभारिए, उनको संभालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो तभी हमारा देश पाएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम हमारा पूर्ण हो चुका है। मैं आज के कार्यक्रम में भाग लिए सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। टी.आर. खोटे साहब का, ब्रिजेन सिंह साहब का, जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का, मेघराज जी का, कृपाल सिंह जी का। भाटिया सर कुछ बोलना चाह रहे हैं लास्ट में? भाटिया सर। नहीं, डॉक्टर कृपाल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, कृपाल सिंह साहब बोले। आवाज को म्यूट करें। अनम्यूट करो। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुक्षा बहुत इंटेलिजेंट है एंड उसकी कमेंडेबल स्पीच है जो उसने पार्टिसिपेशन की है।
Thank you, sir. हमें और ऐसे यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। जिੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। People who really educate themselves, विचारवान बनते हैं, उनमें परोपकार की भावना पैदा होती है। पर जे वो विद्या वैसे ही तोतेबाजी की है, उससे कुछ नहीं बनता। जो विचार करना सिखाती है विद्या हमें, उससे फिर परोपकार और लोक सेवा का जो है ना जज्बा पैदा होता है। ते हमारी जो स्पिरिट है वो भी चढ़ती कला में जाती है। सो सानू हमेशा याद रखना चाहिए कि भी जिवें गुरु नानक अरदास असीं कहने हैं, याद कराने हैं, नानक नाम चढ़दी तेरे पाद भला। If we want to have exalted spirit and work toward the common good, so हमेशा याद रखना चाहिए we are created from one source and we are going back to the same source, and this is a cosmic play and we must be active participants in it. Thank you. Vai Khalsa, Vai Fateh। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए वायस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।